हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का 7th लेसन एक्सप्लेन किया था। उसका बाकी का जो पार्ट है वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने आपको फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह के बारे में और चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे खेड़ सत्याग्रह के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कॉन्स्टेंट फेमेन इन खेड़, मतलब गुजरात में है खेड़। क्रॉप्स फेल और कंटिन्यूस बोलते हैं ना, वहाँ पे सूख मतलब बारिश न होने की वजह से, सूखापन होने की वजह से क्रॉप्स उगते ही नहीं थे, क्योंकि खेती लोग कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था ज़बरदस्ती गवर्नमेंट। इसके लिए गांधी जी ने फार्मर्स को बोला कि उनको पे मत करना करके। टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स फोर्सिबली बाय द गवर्नमेंट, टू विच गांधी जी आस्क्ड फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्स। बोला कि पे बिल्कुल नहीं करना है टैक्स। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी फार्मर्स प्रोटेस्टेड, मतलब लीडरशिप मतलब उनके अंडर में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट करना मतलब बोलते हैं ना, सत्याग्रह जैसा ही सब लोग ने उनके खिलाफ आंदोलन चालू किया। प्रोटेस्ट करना मतलब आंदोलन करना। एंड हैंस फॉर द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। तो फिर गवर्नमेंट को मजबूर होके लोगों का जो बोलते हैं ना गुस्सा, फार्मर्स का जो गुस्सा और उनका जो आंदोलन देख के लास्ट में गवर्नमेंट को वो टैक्स को इसको सस्पेंड करना पड़ा, मतलब कैंसिल करना पड़ा। वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद। नेक्स्ट आता है पॉइंट, वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद। इन्फ्लेशन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, मिल वर्कर्स डिमांडेड राइज इन सैलरी। मतलब पता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तभी काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया था, मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ गया था। छोटे छोटे जो साधारण बोलते हैं ना कॉमन वस्तु है उसके भी चीज़ बढ़ा दिए थे। तो मिल वर्कर्स ने भी डिमांड किया कि हमें सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। मिल ओनर्स ने उसको रिजेक्ट किया, बोला नहीं नहीं हम नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने एडवाइस किया वर्कर्स टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक। मतलब हंगर स्ट्राइक मतलब बिना कुछ खाए पिए आंदोलन करना। फाइनली द मिल ओनर हैड टू बैक ऑफ एंड इंक्रीज द सैलरी। लास्ट में मिल ओनर को बोलते हैं ना, उनके डिमांड के सामने, मिल वर्कर्स के डिमांड के सामने झुकना ही पड़ा, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल पर चले गए थे। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। उसके बाद आता है सत्याग्रह अगेंस्ट रॉवलेट एक्ट। अभी क्या है रॉवलेट एक्ट, इसके बारे में हम इस आगे के इसमें एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियंस हेल्प ब्रिटिश सो दैट दे थॉट आफ्टर द वर्ल्ड वार इज ओवर देयर विल बी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर वेलबींग ऑफ इंडियंस। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको इंडियंस को अच्छे पोजीशन में रखेंगे, उनको अच्छा काम देंगे, उनको भी वही दर्जा देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं, मतलब जो भी एजुकेटेड पढ़े लिखे इंडियंस हैं। लेकिन ये बात सिर्फ उनके बोलने तक था, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो हमें लगा पहले वर्ल्ड वार के टाइम में हमने इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया तो वो लोग वादा पूरा करेंगे। ग्रोइंग अनरेस्ट अमॉन्ग इंडियंस फॉर इंक्रीजिंग प्राइसेस, टैक्सेस एक्सेट्रा। तो लोग इतना बोलते ना ये हो गए थे, मतलब काफ़ी हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा था, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते जा रहे थे। इसके वजह से इंडियंस को काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनको वो झेलना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो रहा था, संभव ही नहीं था। इसके वजह से उनमें क्रोध था। टू सप्रेस दिस डिसकंटेंट सर सिडनी रॉवलेट वाज अपॉइंटेड। अभी ये गुस्सा और उनका जो नाराज़गी देखकर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सर सिडनी रॉवलेट को अपॉइंट किया। ए न्यू लॉ पास किया गया बिना कंसिडरिंग इंडियन मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब असेंबली में कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। एक नया लॉ उन्होंने अपने तरीके से पास किया, जबकि उन्होंने बोला था कि इंडियंस को भी गवर्नेंस मैटर में इंक्लूड करेंगे, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बोलते थे उस बात से वो मुखर जाते थे। दिस लॉ वाज नॉन एज रॉवलेट एक्ट, और उसी लॉ को हम रॉवलेट एक्ट कहते हैं, विच गेव द गवर्नमेंट राइट टू अरेस्ट एनी बडी विदाउट वारंट। मतलब बिना वारंट के हम किसी को भी, गवर्नमेंट को पूरा हक दे दिया था। ये लॉ के हिसाब से ये होता है कि किसी को भी गवर्नमेंट हैज़ द राइट किसी को भी अरेस्ट करना।
बिना वारंट के, और उसको जेल में डाल देना बिना कोई ट्रायल के। मतलब वो इंसान ने गलती किया हो नहीं हो, कुछ उन लोग पूछताछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा जेल में डाल देंगे। इवन अपील भी हम नहीं कर सकते। कोई बोलते हैं ना लॉयर को लेके जाकर, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ पूरा वो लॉ, ये रॉवलेट एक्ट जो लॉ था वो बना ही है, उनके लिए बना था, ताकि वो किसी को भी अंदर डाल सकते बिना उनका बोलते हैं ना जुर्म जाने, कुछ भी न जाने। तो इंडियंस कॉल्ड दिस एज ब्लैक एक्ट। ए टाइड ऑफ एंगर एरोस अमॉन्ग इंडियंस, मतलब इंडियंस ने उस रॉवलेट एक्ट का नाम ही चेंज किया, पूरी तरह ब्लैक एक्ट रखा। मतलब जो इंडियंस को बोलते हैं ना, इंडियंस पे कुछ भी जुल्म उठा सकते हैं, उनको बिना कुछ बोलते हैं ना कोई भी जुल्म किए बगैर ही उन्हें जेल में डाल देना, कोई ट्रायल नहीं होगा, बोलते हैं ना इवन कोई वकील हम नहीं लेकर जा सकते। वैसे ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी अपील इंडियंस टू फॉलो हड़ताल करने को बोला ऑल ओवर इंडिया, विच गेव ए गुड रेस्पॉन्स। सब लोग रास्ते पे उतरे थे उस हड़ताल के लिए, क्योंकि उन लोग को किसको अगेंस्ट करना था, वो रॉवलेट एक्ट लॉ को कैंसिल कराना था। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रॉवलेट एक्ट, मोस्टली इसमें अपना शॉर्ट नोट्स में सब पूछा जाता है, या आंसर इन ब्रीफ में रॉवलेट एक्ट के बारे में बोलो, व्हाट इज़ रॉवलेट एक्ट, वो क्या कानून बना था। मतलब इस कानून के हिसाब से किसी भी इंडियंस को जेल में डाल सकता था बिना ट्रायल के, और बिना कोई लीगल हम उसमें बोलते हैं ना ये कार्रवाई भी नहीं कर सकते थे, ऐसे था। तो इंडियंस ने उससे ब्लैक एक्ट ये नाम दिया, और सब जगह बोलते हैं ना पूरे इंडियंस के बीच में वो एक बोलते हैं ना नफ़रत पैदा हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और गांधी जी ने पूरे इंडिया को अपील किया कि सब लोग रास्ते पे निकलो और हड़ताल करो, और उसका वजह ये था कि, और उसका अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब सब लोग रास्ते पे आ गए थे। अभी इसके बाद है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जालियनवाला बाग मैसेकर। वो बहुत ही बोलते हैं ना इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही दर्दनाक, आज भी हम याद करते तो हमारे रूह कड़े हो जाते हैं। बहुत ही दर्दनाक जो इंसिडेंट हुआ था। The movement aroused against Rowlatt Act took over a fierce form in province in Punjab. Rowlatt Act के वजह से सब लोग रास्ते पे निकले होते, तो वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको भी काफ़ी गुस्सा आया था, और पंजाब में उसका बहुत बड़ा असर देखने मिला, खास करके अमृतसर में। गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर पंजाब में गांधी जी को एंटर ही नहीं करने दिया। जनरल डायर इश्यूड ऑर्डर टू बैन पब्लिक मीटिंग, और बोला किधर भी पब्लिक मीटिंग अलाउ नहीं करना चाहिए, इंडियंस लोग आपस में कोई भी बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट लीडर्स लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचेलू वाज अरेस्टेड। तो जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचेलू, उनको अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो थे वो नहीं चाहते थे कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग हो, पब्लिक जमा होए, बात करे, आपस में डिस्कस करे। क्योंकि रॉवलेट एक्ट में सब लोगों के मन में बहुत बोलते हैं ना एक गुस्सा पैदा किया था, एक जोश पैदा किया था। अभी उनको था कि किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को इसका जवाब बराबर देना चाहिए करके, और उन्होंने गांधी जी को भी रोक के रख दिया था पंजाब में, अलाउ उनको भी नहीं था एंटर करना। एज ए प्रोटेस्ट ऑन 13 अप्रैल 1919 ऑन बैसाखी डे, बैसाखी का दिन था, पीपल असेंबल्ड एट ए प्लेस जालियनवाला बाग। तो उस दिन लोग इंडियंस वहाँ पर आए थे, मतलब उसमें आदमी थे, बच्चों भी, मतलब औरतें थे, वो अपने बच्चों को भी लेकर आए थे। जालियनवाला बाग एक छोटा सा ऐसा ग्राउंड टाइप था, वहाँ पे सब लोग जमा हुए। जनरल डायर विथ हिज आर्म्ड फोर्सेस एनक्लोज्ड ऑल साइड विच हैड ओनली वन स्मॉल गेट, और वो ऐसा था कि चारों तरफ दीवार था, सिर्फ एक छोटा सा गेट था। तो ये जनरल डायर जो था पंजाब में, तो उसने क्या किया, सब उसने अपने फोर्स को पूरा चारों तरफ घेर लिया उस जालियनवाला बाग में, और जो छोटा सा गेट था उसको उसने बंद करवा दिया। He closed the gate and without any prior notification he ordered his soldiers to fire. बिना कुछ वार्निंग दिए, बिना कुछ बोले उसने क्या किया, उसने अपने सोल्जर्स को बोला कि फायर करो, जितने लोग हैं मार डालो उनको करके।
1660 राउंड्स फायर हुआ था, मतलब इतने गोलियां निकली थी बंदूकों से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सोल्जर्स वहाँ पे तैनात किए थे उनके बंदूकों से 1660 राउंड्स के गोलियां निकली। द आर्मी कंटिन्यूड फायरिंग अंटिल द एम्यूनिशन वाज ओवर। जब तक गोलियां थी तब तक उन्होंने फायर किया आर्मी ने। किस पे? वो निहत्थे लोगों से। उस वहाँ पे आदमी थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, औरतें थे, सब लोग थे। उन पर जब तक वो गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक उन्होंने उसमें उन पर उन्होंने फायर किया। 400 पीपल इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन वेर किल्ड, मतलब 400 लोग मारे गए। उसमें औरतें भी थे, आदमी भी थे, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। वुंडेड होना मतलब ज़ख्मी भी हो गए। आफ्टर फायरिंग कर्फ्यू वॉज अनाउंस्ड एंड हेंस ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड कुड नॉट बी अवेलेबल। जैसे ये उन्होंने जो बोलते हैं ना एकदम गलत काम जो किया ना जनरल डायर ने, ऐसा करके उसके बाद उसने तुरंत कर्फ्यू लगाया ताकि कोई लोग बाहर ना निकल पाए प्रोटेस्ट करने के लिए या उन पर हमला करने के लिए। तुरंत कर्फ्यू लगाए तो जो बेचारे ज़ख्मी थे उनको भी बोलते हैं ना हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। मिलिट्री लॉ वाज एनफोर्स्ड एंड मेनी वर सेंट टू जेल। मिलिट्री लॉ को एनफोर्स करना पड़ा और बहुत लोगों को जेल भेजा गया। तो ये जालियनवाला बाग जो मैसेकर है वो आज भी बोलते हैं ना हमारी रूह काँप देते हैं कि कैसे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर बोलते हैं ना बिना उन्हें कोई चेतावनी दिए, बिना उनको कोई प्रायर नोटिफिकेशन देना, मतलब बिना उन्हें कोई चेतावनी दिए उन्होंने उन पर ये फायरिंग करवाया। और 1660 राउंड्स वेर फायर्ड। और ये जो हुआ उसमें तब तक फायरिंग होता रहा जब तक उनके बंदूक में से गोलियां ख़त्म नहीं हुई। 400 लोग, उसमें आदमी भी थे, औरतें भी थे, सब बोलते ना मारे गए। और बहुत सारे लोग इधर उधर भागा दौड़ी में ज़ख्मी हो गए। और तुरंत उसके बाद उन्होंने कर्फ्यू लगा लिया ताकि कोई भी उनके ऊपर बोलते हैं ना गुस्से में हमला ना करे बोल के उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, जिसकी वजह से जो बेचारे ज़ख्मी लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में लेके जाना मुश्किल पड़ गया। तो ये था जालियनवाला बाग मैसेकर में। ये लेसन काफ़ी बड़ा है बच्चों, तो इसका बाकी का जो मैं पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये जो लेसन ये जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है समझ आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।